बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर हमारा यहाँ पे 8 है, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो इस पूरे ही चैप्टर को एक ही बार में बहुत अच्छे से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर के अंदर कि आपको पढ़ना क्या है, तो सिंपली इसमें हम ये पढ़ेंगे कि पर्यावरण से संबंधित समस्याएं क्या हैं, उन पर निदान किस तरीके से पाया जा सकता है, विभिन्न देशों की जैसे कि विकसित और विकासशील देशों के क्या यहाँ पे कदम उठाए जाने चाहिए, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कुछ सम्मेलन किए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, एवं भारत का यहाँ पे क्या पक्ष है इस संबंध में ये भी डिस्कस करेंगे। और जहाँ तक है मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि कोई भी डाउट ना रहे। अगर डाउट रह भी जाता है तो आप हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और जैसे टाइम मिलेगा आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जरूर ज्वाइन करना, या फिर सर्च कर सकते हो जेएसके 12 क्लास। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि पर्यावरण में आखिर कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पे आती है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछा जाएगा कि पर्यावरण में विभिन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए, पर्यावरण में कैसी कैसी समस्याएं फैली हुई, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है और 6 मार्क्स में भी आ सकता है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से आंसर यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। देखो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि कृषि योग्य भूमि घट रही है, उपजाऊपन क्षमता कम हो रही है, जिसकी वजह से खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। इसका मतलब क्या है? तो देखो जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, हम अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, अत्यधिक सिंचाई का उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक उत्पादों का उपयोग कर रहे हैं, इसकी वजह से जो मिट्टी की उपजाऊपन क्षमता है वो खत्म होती जा रही है। अब जब मिट्टी उपजाऊ ही नहीं रहेगी तो किस तरीके से खाद्य उत्पादन होगा? तो इसलिए खाद्य उत्पादन में भी कमी आ रही है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? चरागाहे में चारे तथा मत्स्य भंडार यहाँ पे खत्म होते जा रहे हैं। मतलब ये है कि जो चरवाहे होते हैं, चरवाहों का मतलब होता है कि जो अपने साथ कुछ मवेशियों का एक झुंड लेके चलते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, वो कहीं पे बसते नहीं है। तो ऐसे चरागाहे जो जहाँ पर चारे हुआ करते थे, बेसिकली घास फूस वगैरह जो छोटे छोटे मवेशी खा सकते हैं, यानी कि जानवर खा सकते थे, जैसे भेड़ बकरी हो गई ये सभी। तो इनके लिए चारे की जो जगह है वो खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि आजकल क्या हो रहा है कि वहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बना दी जा रही हैं, और कहीं पार्क बना दिया जा रहा है, कहीं कुछ बना दिया जा रहा है। तो इसी की वजह से चरागाहे में चारे की कमी होती जा रही है। अब एक अहम पॉइंट आ जाता है जल प्रदूषण को लेकर। तो जल प्रदूषण में बढ़ोतरी की वजह से जल की कमी हो गई है। अर्थात हम जो ये कूड़ा कचरा फेंकते हैं कहाँ पर? नदी वगैरह में। तो ये इस तरह से जाके प्रदूषित कर देता है। और जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी पर जितना भी जल मौजूद है, 100% में से 2 या 3% ही पानी जो है वो पेयजल है। अब इस पानी को भी अगर आप प्रदूषित कर दोगे तो पानी बचेगा कैसे? तो इसीलिए जैसे जैसे जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, पेयजल की यहाँ पे कमी होती जा रही है। अब इसको लेकर एक रिपोर्ट आई थी 2016 में, मानव विकास की रिपोर्ट। इसमें यह कहा गया कि जितने भी विकासशील देश हैं, इसमें लगभग 66 करोड़ जनता को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पाता है, यानी कि जो हम आज अच्छा पानी पी रहे हैं अपने घरों में बैठ के, ऐसा पानी लगभग 66 करोड़ जनता को, 66 करोड़ लोगों को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से सालाना 30 लाख बच्चों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। अब आपने बहुत सारे जो यूट्यूब वगैरह से वीडियोस होंगे उस पे देखा भी होगा कि कुछ लोग जाते हैं वहाँ पे टैंकर्स लेके उनकी मदद करते हैं अच्छे पानी पिलाने के लिए। कहीं-कहीं पे तो जो है गंदा पानी पीने के लिए वो मजबूर ही हो जाते हैं। इवन छोड़ो वो नहाना-धोना तो बहुत बड़ी बात है। पीने के लिए भी गंदे पानी का यूज़ करते हैं। तो ऐसी स्थिति अभी भी बहुत सारे देशों में, बहुत कुछ ही समुदायों में अभी भी बनी हुई है, जिसे हमें दूर करना है। तो जल प्रदूषित, ये समस्या बढ़ रही है। वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, अर्थात लोग अपने मुनाफे के लिए क्या कर रहे हैं, वनों से जो कीमती पेड़ होते हैं उनकी लकड़ियों को काट दे रहे हैं। अगर कीमती नहीं भी है तो भी काट दे रहे हैं, क्योंकि बेच के पैसा तो मिलना ही है। अब जैसा कि हमें पता है कि कागज बनाने के लिए भी हम पेड़ का उपयोग करते हैं, पेड़ से हमें बहुत सारी दवाइयां भी मिलती हैं। हालांकि ये उपयोग ठीक है कि पेड़ के कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि प्रजाति तो नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे प्रकार हैं जड़ी बूटियां जिनसे हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अब सभी से तो जड़ी बूटियां मिलती नहीं है। तो वो क्या करते हैं, इन सभी को काट के बेच देते हैं। अब इससे क्या होता है, वो मुनाफा कमाते हैं और पर्यावरण प्रदूषित होता है। अब जब पेड़ कटेगा
तो सिंपल सी बात है भाई कि जो जैव विविधता है अर्थात अनेक प्रकार के जो जीव हैं उनके अंत का एक आरंभ हो जाता है। क्योंकि अब एक चीज आप यहाँ पे इमेजिन करो कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, और इन पेड़ों के आसपास टोटल ये 10 जानवर यहाँ पे रहते हैं। अब इन 10 जानवरों के आसपास के जो ये इतने पेड़ हैं वो काट दिए गए, तो टोटल कितने बचे? 5-6 बचे। अब वो संकुचित होकर रह नहीं सकते, और कई बार तो लोग जो है इन्हीं जानवरों को पकड़ पकड़ के क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, लोग जो होते हैं शिकारी जो होते हैं वो हाथी का दांत काटने के लिए हाथी को मार देते हैं, दांत लेके चले जाते हैं, पूरा हाथी को मारा हुआ है वहीं छोड़ देते हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, पेड़ खत्म होते जा रहे हैं, पर्यावरण में ऑक्सीजन जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, उसकी मात्रा कम होती जा रही है। विभिन्न जो जीवों की प्रजातियां वो लुप्त होती जा रही हैं, इवन बहुत सी तो लुप्त हो चुकी हैं और बहुत इस कगार पे हैं, अगर उन्हें संरक्षित नहीं किया गया तो वो भी लुप्त हो जाएंगे। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, 3 प्रकार की प्रजातियां होती है उसके बाद। अगला यहाँ पे ये आ जाता है, ओजोन परत में छेद हो रहा है। जैसे कि मैं बताया कि जब से औद्योगिकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई है तब से प्रदूषण की मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसको रोकने के उपाय नहीं किए गए। अब इसकी वजह से एक परत है ओजोन परत, इसका कार्य ये होता है कि सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं उसको वायुमंडल में रोक के वापस भेज देती है। तो जब छेद हो जाएगा, मतलब हो चुका है ऑलरेडी ओजोन परत में, तो कुछ किरणें पृथ्वी पर आती हैं जो लोगों में बहुत सारी ऐसी बीमारियां उत्पन्न कर देती है जिसका इलाज नहीं है, लाइक कैंसर। कैंसर का अभी तक कोई इलाज नहीं ढूंढा गया। तो ये क्या है, पर्यावरण में फैली हुई कुछ समस्याएं। साथ ही साथ हम जो पानी यूज करते हैं, जब वो गंदा हो जाता है या फिर किसी नाले में, या हम कूड़ा कचरा कहीं पे फेंक देते हैं, तो वो जाके कहाँ पे मिलता है, एक समुद्र में या फिर एक खाड़ी में, इस तरीके से आप मान सकते हैं। तो इससे क्या होता है, समुद्र तटीय जो इलाके वो प्रदूषित हो जाते हैं। तो पर्यावरण में इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं फैली हुई। तो अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आए, 6 मार्क्स में आए, इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पर्यावरण में कितने प्रकार की समस्याएं फैली हैं, आई होप आप समझ गए। अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक ये है कि पर्यावरण की समस्याओं से निदान पाने के लिए, उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए। तो बेसिकली देखो, पर्यावरण किसी एक देश का तो है नहीं, 2 देश का भी, 10 का भी नहीं। पर्यावरण बेसिकली पूरी वर्ल्ड का है, पूरी दुनिया का है। तो यहाँ पे पर्यावरण की समस्याओं से निपटने के लिए कोई एक सरकार तो पूरी तरीके से कदम उठा नहीं सकती। तो इसके लिए विभिन्न देशों की जो सरकार है उन्हें कदम उठाना पड़ेगा। इसीलिए पर्यावरण की समस्या को, इससे हम एक राजनीतिक मुद्दा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विभिन्न देशों की सरकारों का ये मुद्दा होता है। अब यहाँ पे सबसे पहला एक कदम ये उठाया गया, एक समूह था जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम, इसने 1972 में एक बुक प्रकाशित की जिसका नाम था, नाम तो नहीं, उसका शीर्षक एक तरीके से कह सकते हैं, नाम भी कह सकते हैं, सॉरी, लिमिट्स टू ग्रोथ, यानी कि लिमिट्स टू ग्रोथ, विकास पर प्रतिबंध, इस तरीके से। तो यहाँ पे हुआ क्या, इस बुक में ये कहा गया कि जैसे जैसे दुनिया की जनसंख्या बढ़ती जाएगी, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा और पर्यावरण को हानि होने से कोई नहीं बचा सकता। ये इस बुक में कहा गया है। अब यहाँ पे एक यूएनओ का संगठन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसके साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय संगठन में बहुत ऐसे पर्यावरणीय समस्याओं से जुड़े उनके निदान को खोजने के लिए संगठन है जिन्होंने कदम उठाए। इस संबंध में यहाँ पे एक सम्मेलन होता है, सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण, एक तो पर्यावरण के लिए और विकास के मुद्दे पर पर्यावरण में समस्याएं क्या हैं, उनसे कैसे निपटा जा सकता है, साथ ही साथ विकास किस तरह से ऐसा किया जाए जो कि पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए। इस संबंध में एक सम्मेलन हुआ 1992 में। कहाँ पे, मतलब कौन सा, पृथ्वी सम्मेलन। तो एक आप याद रखें, क्लब ऑफ रोम, इसकी लिमिट टू ग्रोथ बुक का। दूसरा आ जाता है हमारा पृथ्वी सम्मेलन। अब समझते हैं कि आखिर ये पृथ्वी सम्मेलन था क्या। तो सम्मेलन 1992 में ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। इस सम्मेलन में बेसिकली बहुत से सदस्य सम्मिलित हुए थे, जैसे कि टोटल 170 सदस्य देश इसमें शामिल हुए थे। कई हजारों की संख्या में स्वयंसेवी संगठन शामिल हुए थे विभिन्न देशों के। अनेक बहुराष्ट्रीय जो निगम है, अर्थात अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इनका एक समूह मिलकर
बहुत सारे यहाँ पे पहुंचे थे, इसमें शामिल हुए थे। तो यानी कि पर्यावरण के मुद्दे पर जब ये एक बड़ा फैसला लिया जाना था, तब इसमें बहुत से देशों ने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेट नहीं मतलब कि हम ये कह सकते हैं इसमें यहाँ पर आए और देखा सुना कि आखिर ये है क्या। सम्मेलन से 5 साल पहले, यानी कि ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, अर्थ समिट हुआ है, इस अर्थ समिट के 5 साल पहले 1807 में ओवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक वर्टलैंड एक रिपोर्ट छपी थी। कौन सी? ओवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट। इसमें क्या कहा गया था? इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि आर्थिक विकास का जो वर्तमान के तौर तरीके चल रहे हैं, ये आगे चल के टिकाऊ विकास साबित नहीं होंगे, अर्थात हमें टिकाऊ विकास के लिए कुछ अलग तरीके अपनाने होंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या समझ में आया कि जो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, कहाँ पे? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में, जिसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन, बहुराष्ट्रीय निगम ये सम्मिलित। अब जब ये सम्मेलन हुआ उससे ठीक 5 साल पहले एक रिपोर्ट छपी थी, ओवर कॉमन फ्यूचर, इस शीर्षक के नाम की एक बर्टलैंड रिपोर्ट थी। इसमें यह कहा गया था कि वर्तमान के जो आर्थिक विकास के हमारे तरीके हैं, ये आगे चल के टिकाऊ साबित नहीं होंगे, अर्थात हमें इसमें चेंज करना। अब यहाँ पे रियो सम्मेलन जो था, इस रियो सम्मेलन में उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध की स्पष्टता सामने आई। अब ये क्या है भाई? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे मतलब एक नहीं दो है। एक तो जो विकसित देश है और एक वो जो विकासशील देश है। तो यहाँ पे सबसे पहले उत्तरी गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध को हम एक तरीके से विकसित मान सकते हैं। अब देखो, जो विकसित देश है वो बेसिकली क्या होंगे? धनी हैं, विकसित हैं, इनमें विकास को लेकर कोई चिंता नहीं। इनकी सबसे बड़ी चिंता क्या होगी? पर्यावरण के संबंध में, जैसे कि ओजोन परत में छेद होना, वैश्विक ताप वृद्धि का होना। अच्छा, पृथ्वी सम्मेलन में ना ये जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की स्पष्टता जो हुई है, ये आगे चल के बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होने वाली है अभी। ठीक है, जब हम सारी संपदाओं की बात करेंगे तब। तो उत्तरी गोलार्ध कौन है? विकसित, और इनकी चिंता क्या है? पर्यावरण से संबंधित है, जैसे कि वैश्विक ताप वृद्धि या फिर ओजोन परत में छेद। अब दक्षिणी गोलार्ध क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में गरीब और विकासशील देश हैं जो अभी विकसित नहीं हुए, विकास की प्रगति पे चल रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी चिंता क्या है? पर्यावरण इनके लिए चिंता नहीं है, इनके लिए चिंता है आर्थिक विकास और पर्यावरण के लिए एक अच्छा सा प्रबंधन करना है। तो पृथ्वी सम्मेलन में बेसिकली दो चीजों को हमने याद किया। कहाँ हुआ? सदस्य कितने थे? इससे ठीक 5 साल पहले ओवर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट थी ये क्या थी, और उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध ये क्या क्या। अब यहाँ पे एक चीज और सामने आई। क्या? ये सामने आया कि पृथ्वी सम्मेलन में साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत स्वीकार। अब देखो इसका मतलब क्या है? साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, क्योंकि देखो ये है उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ, और ये है दक्षिणी यानी कि साउथ। तो नॉर्थ क्या है? ये डेवलप है, ये डेवलप है, और ये उस पर चल रहा है, यानी कि ये अभी भी उसी पे चल रहा है। तो यहाँ पर पर्यावरण के संबंध में अलग अलग जिम्मेदारियों का मतलब क्या है? साझी मतलब कि एक ही जैसी लेकिन अलग अलग, मतलब कि विकासशील जो देश है, विकासशील कौन से हैं? ये साउथ वाले। एक सेकेंड, हाँ, ये साउथ वाले क्या है? विकासशील, विकासशील हैं, और ये विकसित है। तो विकासशील देशों की यहाँ पे कुछ अलग मांग है, मतलब वो अलग कदम उठाएंगे, और जो विकसित देश है उन्हें अलग कदम उठाएंगे। तो इसी को कहते हैं साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। जैसे रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए, अर्थात कुछ नियम निर्धारित किए गए कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में दोनों ही पक्ष जो हैं इनका क्या यहाँ पे योगदान रहने वाला है, क्या कदम रहेंगे, क्या उन्हें कदम उठाने चाहिए। जैव विविधता के संबंध में, वानिकी के संबंध में, पर्यावरण के प्रबंधन के संबंध में क्या क्या दोनों को कदम उठाने होंगे। यहाँ पे एक बात निकल के सामने आई, एजेंडा 21। यहाँ पे बेसिकली विकास के कुछ तौर तरीके सुझाए गए। तो पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 क्या है? इसमें यह बताया गया कि दोनों ही पक्षों को किस तरीके से विकास के तरीके हम बताने वाले हैं, कि विकास के तरीके बताए। तो यहाँ पे सबसे पहला बताया गया टिकाऊ विकास, अर्थात
विकास का एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि पर्यावरण को हानि ना पहुंचे और हम भी विकास करते रहे। तो एजेंडा 21 के अंतर्गत क्या कहा गया? टेकाऊ विकास। विकास का ऐसा तरीका जिससे किसी भी प्रकार से पर्यावरण को हानि ना पहुंचे और हम अपना विकास भी करते रहे, यानी कि एक सतत पोषणीय विकास कैसे किया जाए, ये यहाँ पे बताएं। साथ ही साथ एजेंडा 21 के जो आलोचक हैं उनका कहना ये है कि इसका जो झुकाव है वो पर्यावरण को सुरक्षित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि को, क्योंकि देखो हम नॉर्मली क्या हमने यहाँ पे बात की है कि विकास का एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कि हम विकास तो कर सकें लेकिन पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। इसी बात में आलोचक क्या कह देते हैं? आलोचक कह देते हैं कि भाई ये तो गलत है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की तो बात ही नहीं करते, ये बात करते हैं आर्थिक वृद्धि की। ठीक है, तो ऐसे कुछ यहाँ पे आलोचक भी थे वहां पे। अब यहाँ पे एक रियो घोषणा पत्र सामने आता है। रियो घोषणा पत्र क्या था भाई? ये तो पृथ्वी पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता, गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा, संरक्षण के लिए विभिन्न देश बंधुत्व की भावना में आपस में सहयोग करेंगे तथा विभिन्न राज्यों की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां होंगी। विकसित तथा विकासशील देशों के विकास की प्रक्रिया में विकसित देश कुछ खास जिम्मेदारी स्वीकार। समझ आया क्या है रियो घोषणा पत्र? रियो घोषणा पत्र के अंतर्गत ये बातें कही गई कि पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र के यानी कि पर्यावरण से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण तंत्र है उसको बनाए रखने की, उसमें और अच्छा काम करने की, उसको सुरक्षा देने की, संरक्षण देने की, देश आपस में एक बंधुत्व का यहाँ पे सिद्धांत कायम करेंगे, यानी कि भाईचारे की यहाँ पे भावना उत्पन्न करेंगे। विकासशील देश और विकसित देशों में जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ऑलरेडी विकसित देश हैं, उनकी यहाँ पे थोड़ी कुछ ज्यादा अहम जिम्मेदारियां होंगी। विकासशील देशों को यहाँ पे कुछ छूट दी जाएगी, वो अपना विकास कर सकें इसलिए। तो पृथ्वी सम्मेलन जो है एक बहुत बड़ा सम्मेलन रहा है, 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ये सम्मेलन कहाँ हुआ? 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। सदस्य बहुत सारे थे। ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट यहाँ पे बताई गई और उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध की स्पष्टता सामने आई। इसी के तहत यहाँ पे बताया गया साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, जिसके लिए यहाँ पे कुछ नियमाचार कुछ नियम लागू किए गए। फिर एजेंडा 21 क्या होता है ये हमें बताया गया, जिसमें सतत पोषणीय विकास या फिर टिकाऊ विकास की बात कही गई और आलोचक का क्या कहना है ये भी हमने समझ लिया। और उसके बाद रियो घोषणा पत्र क्या है ये भी हमने डिस्कस किया। अभी यहाँ पे ये तो आपको समझ में आ गया पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। अब ये जो हमारा पॉइंट है ना, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, इसको इस पृथ्वी सम्मेलन में और थोड़ा एक्सटेंड किया गया। कैसे? देखो बेसिकली यहाँ पे विश्व की साझी संपदा की हम यहाँ पे बात करें, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। साझी संपदा होती क्या है? तो देखो जैसा कि नाम से पता है साझी, एक होता है व्यक्तिगत, एक होता है साझी। व्यक्तिगत एक प्राइवेसी टाइप में कह सकते हो, साझी एक पर्टिकुलर टाइप पे एक समूह की बात कर सकते हैं। तो साझी संपदा क्या है? ये ऐसे संसाधन हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि एक समुदाय का अधिकार होता है और उनके नियमन के लिए सभी को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कि एक संयुक्त परिवार का चूल्हा, अर्थात मान लेते हैं जिसमें चाचा, ताऊ, नाना, मामा, फूफा ये सभी एक ही साथ रहते हैं। तो उनमें क्या होता है, संयुक्त एक जो चूल्हा होता है वो क्या है? एक साझी संपदा है। चरागाह, चरागाह में क्या है, कोई एक व्यक्ति तो वहां पे रहता नहीं है, चराता नहीं है, वो हमेशा आते जाते रहते हैं, तो वो भी एक साझी संपदा है। मैदान, कोई भी खिलाड़ी वहां पे खेल सकता है, अनेक प्रकार के खिलाड़ी खेलने आते हैं। कुआं हो गया, नदी हो गया, ऐसे कुछ उदाहरण है जो कि साझी संपदा को यहाँ पे बताते हैं। अब ऐसा ही अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो क्लाइमेट, वाटर यानी कि समुद्र, वन, ये सभी क्या है? ये साझी संपदाएं हैं। वैश्विक संपदा यानी कि मानवता की साझी संपदा। विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश का क्षेत्र अधिकार से बाहर होते हैं, इसलिए इनके प्रबंधन के साझी तौर पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के द्वारा किया जाता है। अर्थात ऐसे क्षेत्र, साझी संपदा क्या है? वैश्विक लेवल पे ऐसे क्षेत्र जो किसी एक क्षेत्र के दायरे से बाहर हो, जैसे कि समुद्र किसी एक क्षेत्र के दायरे से बाहर होते हैं, पर्यावरण किसी क्षेत्र के दायरे से बाहर है, वैश्विक ताप वृद्धि ये भी बाहर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा में सबसे पहले तो पहला हमने ये समझा है
कि नॉर्मल साझी संपदा का अर्थ क्या होता है, एग्जाम्पल लिया हमने। और वैश्विक साझी संपदा क्या होती है, जैसे कि वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह, बाहरी अंतरिक्ष। इस पर कोई एक देश काबू नहीं कर सकता है, बल्कि बहुत सारे देश मिलकर इस पर कार्य करते हैं, तब इस पे जाके काबू किया जा सकता है। अब यहाँ पे आगे बात आती है वैश्विक संपदा के लिए कुछ संधियां यहाँ पे निकलती हैं। कौन कौन सी संधियां हुई हैं भाई? तो सबसे पहली संधि हुई है अंटार्कटिका संधि 1959। दूसरी हुई है मास्ट्रियल न्यायाचार, मास्ट्रियल संधि कह सकते हैं, प्रोटोकॉल 1887। अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991। यानी कि वैश्विक स्तर पे जो हमारी ये साझी संपदाएं हैं, इनके संरक्षण के लिए हमेशा ये देश आपस में संधियां करते रहते हैं, जैसे कि 1959 में हुई, 1987 में हुई और 1991 में। और इनमें से दो संधियां तो अंटार्कटिका से संबंधित हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ समस्याएं रही होंगी। ठीक है, जब 1980 के दशक में बेसिकली देखो सभी जितने भी देश हैं उनको कब इस चीज का एहसास हुआ कि हमें वैश्विक स्तर पर ये जो हमारी सारी संपदाएं हैं इनका संरक्षण करना चाहिए। तो इसके संबंध में एक घटना है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद हो गई, मतलब छेद हो गया अंटार्कटिका के ओजोन परत में। तब वैश्विक स्तर पर राजनीति में लोगों को पता चला कि हाँ भाई, इसकी वजह से क्या यहाँ पे हमारी पृथ्वी पे किस तरीके से बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होंगी, तो हमें यहाँ पर कुछ कदम उठानी चाहिए। तब जाके इन्होंने संधियां स्टार्ट की, जैसे कि 59 ये तो पहले ही कर चुके थे, 87 में की और 1991 में की। धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान यहाँ पे भी महत्वपूर्ण मसला प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का है। विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा में सबसे पहले हमने क्या समझा, साझी संपदा क्या है, इसका उदाहरण, और ये बेसिकली वैश्विक स्तर पे क्या होती हैं और इसके उदाहरण। देन यहाँ पे कुछ संधियां की गई हैं और इन संधियों में सबसे पहले जो है वो किस कौन सी घटना रही है जिसने इसकी आंख खोल दी। ठीक है, अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो अभी तक हमने क्या समझा है, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। लेकिन अब हम क्या समझने वाले हैं, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। जैसा कि अभी हमने समझा था, ये नॉर्थ, ठीक है, और ये साउथ, ये ऑलरेडी डेवलप्ड है, ये अभी अनडेवलप्ड है। तो नॉर्थ यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इनकी क्या क्या यहाँ पे कदम उठाए जाने चाहिए इनके द्वारा, वो यहाँ पे डिस्कस हो। ठीक है, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। तो देखो जैसा कि मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि ये है नॉर्थ, ठीक है, और TH, और ये है साउथ। तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध यानी कि जो नॉर्थ गोलार्ध है, ये क्या है, ये विकसित देश है, काफी धनी देश है, इन्होंने ऑलरेडी पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया है। अब ये क्या कहते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता है कि ओजोन परत में छेद होना और वैश्विक तापमान। अब यहाँ पे जो विकासशील देश है यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं, गरीब देश हैं, इनकी चिंता क्या है, इनकी चिंता यह है कि आर्थिक विकास कैसे किया जाए, उसका प्रबंधन और पर्यावरण का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, ये इनकी समस्या। बेसिकली जो पर्यावरण को लेकर अलग अलग जिम्मेदारी को यहाँ पे बात की जाती है, तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के जो देश हैं इनके रवैये में अंतर पाया जाए। कैसा, उत्तरी गोलार्ध यानी कि वे देश जिन्होंने ऑलरेडी पर्यावरण को प्रदूषित करके विकास अपना कर लिया है। अब इनका कहना ये है कि जैसा वर्तमान में पर्यावरण का प्रदूषण हो चुका है, इसी संबंध में हमें चर्चा करनी चाहिए और जो नियम है वो दोनों ही गोलार्ध यानी कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों पर ही समान नियम लागू करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध के देश क्या कहते हैं, ये कहते हैं भाई कि पर्यावरण को अधिक हानि पहुंचाई है विकसित देशों ने पहले ही, तो यहाँ पर इनकी भरपाई भी से करनी होगी। और दक्षिणी गोलार्ध के देश ये भी कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात का हमेशा ख्याल रखा जाए कि जो नियम आप विकसित देशों पर लागू कर रहे हो वो विकासशील देशों पर लागू ना किए जाए। ठीक है, क्योंकि वो अभी भी औद्योगिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम अपना विकास इस तरह से जरूर कर सकते हैं कि पर्यावरण को उससे हानि ना पहुंचे, लेकिन जो नियम आपने विकसित देशों के लिए लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल विकसित देशों में आपने कह दिया कि कोई नया उद्योग नहीं लगेगा, लेकिन विकासशील देशों में तो उद्योग चाहिए भाई। विकासशील देश कहते हैं हम तो उद्योग लगाएंगे, ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसा है एग्जाम्पल दिया है। तो जो नियम विकसित देशों पर लागू होते हैं
उत्तरी गोलार्ध पे लागू होते हैं वो विकासशील यानी कि दक्षिणी गोलार्ध पे लागू नहीं होंगे, उन्हें कुछ यहाँ पे छूट दी जाए। इसी संबंध में 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत स्वीकारा गया, यानी कि विकसित देशों की यहाँ पे अलग जिम्मेदारियां होंगी और विकासशील देशों की यहाँ पे अलग जिम्मेदारियां। एग्जाम्पल क्या है? पृथ्वी सम्मेलन। तो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इनकी संबंध में अलग अलग जिम्मेदारियां होनी चाहिए। इसी संबंध में आगे कड़ी आ जाती है UNFCCC 1991 में क्या हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन। अब विश्व के साझी संपदाओं को लेकर अलग अलग जो जिम्मेदारियां हैं इसको लेकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई UNFCCC और एक है क्योटो प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले UNFCCC को समझते हैं। जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के ये नियमाचार थे, ठीक है। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि वैश्विक ताप वृद्धि के ऊपर ये रिपोर्ट। इसमें ये कहा गया था इस संधि को जो भी स्वीकार देश करेगा उसे अपनी क्षमता के अनुरूप, यानी कि उसकी जितनी क्षमता है उसके अनुरूप पर्यावरण के अपक्षय यानी कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने में हिस्सेदारी देनी होगी। इस आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास करें। अर्थात ये UNFCCC जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसमें यह कहा गया जो देश इस संधि को स्वीकार करते हैं वो क्या करेंगे? अपने क्षमता के अनुरूप जितनी उनकी क्षमता है उस आधार पर पर्यावरण के प्रदूषण को कम करेंगे, वैश्विक ताप वृद्धि को कम करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज स्वीकार की गई कि ऐतिहासिक तथा वर्तमान यानी कि पिछला और वर्तमान का ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा विकसित देशों का हाथ है, ठीक है, विकासशील देशों का कम है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि विकसित जो देश हैं उन्हें कुछ अहम कदम उठाने चाहिए इस संबंध में और विकासशील देशों को कुछ छूट दी गई। इस संबंध में यहाँ पे चीन, भारत एवं अन्य जो विकासशील देश हैं इन्हें क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं में कुछ चीजें विकासशील देशों के ऊपर खरी उतरती थी, यानी कि उनके ऊपर एक तरीके कहते हैं लगाम लगा रही थी। तो इसमें भारत, चीन ऐसे और भी कई विकासशील देश हैं, उन्हें क्योटो प्रोटोकॉल से दूर रखा गया। तो सबसे पहले आप ये समझ लो UNFCCC क्या है। ये जलवायु परिवर्तन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार है। 1992 में ये संधि हुई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके तहत विकसित और विकासशील देश अपनी क्षमता के अनुसार जो वैश्विक ताप वृद्धि है उसको कम करने में अपना योगदान देंगे और विकसित देशों को यहाँ पे थोड़े कदम अधिक उठाने पड़ेंगे और विकासशील देशों को यहाँ पे कुछ छूट दी गई। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को ये लागू हुआ। देखो ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में इतना, मैं आपको बस बता रहा हूँ। क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था 11 दिसंबर 1997 को, लेकिन धीरे धीरे करके जब इसमें सभी देश शामिल होने लगे तो 16 फरवरी 2005 को से लागू कर दिया। बेसिकली ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इसके अंतर्गत औद्योगिक देश के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया। इनके ऐसे देश जो अभी भी औद्योगिक क्रिया में चल रहे हैं, विकासशील हैं, उनको भी गैस उत्सर्जन कम करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। ताप वृद्धि में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इन सभी का हाथ है और इनको कम करने के लिए ही क्योटो प्रोटोकॉल में ये बाध्यताएं रखी गई थी। इसीलिए जो विकसित देशों के अलावा जो चीन, भारत, अन्य विकासशील देश हैं इन्हें क्योटो प्रोटोकॉल से दूर रखा गया। तो साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या समझा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध हैं क्या, इनकी क्या क्या यहाँ पे जिम्मेदारियां होती हैं। इस संबंध में UNFCCC क्या है और उसके पश्चात क्योटो प्रोटोकॉल क्या है ये भी हमने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। और आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया। अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगला टॉपिक है साझी संपदा। इसका अर्थ क्या है?
तो देखो, एक तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा था, एक सेकेंड, साझी संपदा के बारे में कहाँ गया पेज। हाँ, एक तो हमने ये समझा था विश्व की साझी संपदा अर्थात जिसमें विश्व का हाथ हो, ठीक है। लेकिन अब जो हम जिस साझी संपदा की बात करने वाले हैं वो किसके संबंध में है, बेसिकली है तो मतलब वैसा ही है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, अर्थ की बात करें, ऐसी संपदा जिस पर एक समूह के प्रत्येक सदस्य का यहाँ पे स्वामित्व हो, उनके रखरखाव के लिए, उनके उपयोग के संदर्भ में सभी को समान अधिकार मिले, सभी को समान यहाँ पे उत्तरदायित्व निभाने का मौका मिले। अर्थात अगर मान लेते हैं आप किसी एक संस्था के, एक एनजीओ के आप यहाँ पे सदस्य हैं और आपको पूर्ण अधिकार मिले हुए हैं और आपको कोई काम दिया जाता है, तो उस काम में उसके रखरखाव के लिए, उसके उपयोग के लिए सभी को एक समान अधिकार दिए जाएंगे, सभी के उत्तरदायित्व एक ही जैसे रहेंगे, इसीलिए साझी संपदा काफी अहम है। अब यहाँ पे एक चीज सामने आती है कि साझी संपदा आखिर घट क्यों रही, अर्थात जिस पर पूरी तरीके से एक समुदाय का यहाँ पे वर्चस्व होता है, यानी कि एक समुदाय का उस पर अधिकार होता है, वो घट क्यों रहा है? वो इसलिए घट रहा है क्योंकि निजीकरण आ चुका है। निजीकरण आ गया यानी कि एक तरीके से समाजवाद जो है उसमें हम क्या देखते हैं, साझी संपदाएं होती है, लेकिन निजीकरण आने से ये पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। गहनतर खेती अर्थात खेती जो है वो इस तरह से की जा रही है कि मिट्टी में उपजाऊपन क्षमता खत्म हो रही है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से संसाधन जो है वो कम पड़ते जा रहे हैं, जनसंख्या अधिक बढ़ती जा रही है। पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट अर्थात पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है एवं उसकी गुणवत्ता में कमी आ रही है। ये साझी संपदा के घटने के कारण हैं। देखो, अब साझी संपदा में क्या है, जो वन होते हैं वो भी आ जाते हैं, जिन्हें कई बार पावन भी माना जाता है। वन प्रांत के वास्तविक प्रबंधन में पुरानी व्यवस्था साझी संपदा के रखरखाव के उपयोग ठीक ठाक बता था। देखो, साझी संपदा के रखरखाव के लिए सरकार के द्वारा कुछ कदम भी उठाए गए, जैसे कि वन प्रांतर हो गए। लेकिन अब ये वन प्रांतर क्या होते हैं, तो वन प्रांतर का यहाँ पे अर्थ ये है, वनों के कुछ हिस्से जिन्हें पवित्र मानकर उन्हें काटा नहीं जाता है। ऐसा माना जाता है ये स्थान पवित्र है, यहाँ पे देवी देवताओं का वास होता है, और जो कि हमें अक्सर गांव में देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि राजस्थान में वानी या कोंकणी नाम से पुकारा जाता है, झारखंड में जेहरा के नाम से पुकारा जाता है, जेहरा, थान और सना के नाम से, उत्तराखंड में थान या देवभूमि के नाम से, महाराष्ट्र में देव या दहितासी इस नाम से पुकारा जाता है। तो देखो, बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है, साझी संपदा क्या है, जिस पर प्रत्येक समूह का सदस्य हो और उस संपदा पर, उस पे, उसके उपयोग का, उसके रखरखाव का, उसके संबंध में उत्तरदायित्व, उसके संबंध में अधिकार सभी को एक जैसे मिलेंगे। लेकिन ये घट रही हैं, क्यों घट रही हैं? निजीकरण के कारण, गहन खेती के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, पर्यावरण प्रदूषण, उसकी गुणवत्ता में कमी के कारण। अब यहाँ पे वन्य भूमि का उदाहरण जाता है, जिसमें हमने वन प्रांतर क्या है ये हमने देखा, अलग नामों से पुकारा। अभी आप ये चीजें अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, जैसे कि साझी परंतु अलग जिम्मेदारियां क्या हैं, और इससे पहले वैसे हमें समझ लेना चाहिए था कि साझी संपदा क्या है अच्छे से, लेकिन हमने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है पर्यावरण के मसले पर भारत का यहाँ पे क्या पक्ष है, यानी कि इंडिया का यहाँ पे क्या स्टैंड है पर्यावरण के मसले। तो देखो भाई, भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर 1997 में हस्ताक्षर किए और ये पर्यावरण के संबंध में महत्वपूर्ण संधि में शामिल हुआ। पहला, भारत, चीन, अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से दूर रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि गैस उत्सर्जन के मसले में इनका अधिक योगदान नहीं है और ये विकासशील देश हैं, तो उनके लिए कुछ हद तक ये उत्सर्जन कर सकते। क्योटो प्रोटोकॉल के जो आलोचक हैं, ठीक है, देखो भारत ने क्या किया है, 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। हाँ, जो कि 1997 में बन चुका था ऑलरेडी, और ये कब पूर्ण रूप से लागू हुआ था? 2005 में, ठीक है। अभी अब पीछे मैंने आपको बताया था। भारत और चीन ऐसे विकासशील देशों को इसकी बाध्यता है, इसमें जो नियम है उससे दूर रखा गया। क्योटो प्रोटोकॉल के जो आलोचक हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अन्य विकासशील देशों के शहर
भारत और चीन जल्दी ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति नजर आएंगे। अर्थात जिस तरह से भारत, चीन, अन्य विकासशील देश औद्योगिक वृद्धि कर रहे हैं, गैस का उत्सर्जन कर रहे हैं, इस संबंध में आलोचकों का मानना यह है कि आने वाले कुछ टाइम पर ये जो दक्षिणी गोलार्ध के जो देश, उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं, यानी कि विकसित जो देश हैं, उनके बराबर आ जाएंगे और फिर इन पर क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं को लागू किया जाएगा। भारत का यहाँ पे पक्ष क्या है? भारत ये कहता है विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता है आर्थिक तथा सामाजिक विकास, लेकिन हाँ ये भी है कि पर्यावरण प्रबंधन किया जाए। ठीक है, भारत क्या कहता है कि जितने भी विकसित देश हैं उनके लिए तो अब औद्योगिक विकास की जरूरत है नहीं, लेकिन जो विकासशील देश हैं उनके लिए सबसे पहली और अहम प्राथमिकता क्या है? आर्थिक विकास करना, फिर है सामाजिक विकास और फिर आता है पर्यावरण का प्रबंधन करना। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के इस नियमानुसार तेजी से विकसित औद्योगिक देश जैसे कि ब्राजील, चीन, भारत, ये अगर गैस उत्सर्जन को कम करेंगे जिसका भारत ने विरोध किया, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का यहाँ पे कुछ नियमाचार बदले किस संबंध में? क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में। इन्होंने क्या कहा? ब्राजील, चीन, भारत, ये जिस तेज गति से गैस उत्सर्जन कर रहे हैं इन्हें कम करना होगा। ठीक है, क्योंकि पहले भारत तो ऑलरेडी कह चुका है हम तो कम अभी करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे लिए क्या है? सबसे पहले प्राथमिकता है आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना। लेकिन यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहता है कि तुम्हें कम करना पड़ेगा, जिसका भारत ने यहाँ पे विरोध किया। अब भारत का कार्बन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2000 प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन बहुत ज्यादा है और अनुमान लगाया जाता है कि 2030 तक आते आते यह 1.6 तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो पर्यावरण के मसले पर भारत का ये पक्ष है। क्या? क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया 2002 में, जिसे मतलब ये विकासशील देश थे इसलिए इन्हें इनकी बाध्यताओं से अलग रखा गया। लेकिन आलोचक कहते हैं कि आने वाले भविष्य में ये भी विकसित देशों की तरह ही नजर आने वाले हैं। भारत कहता है कि सबसे पहले हमारा जो पक्ष है वो ये है कि हमारे लिए सबसे पहले भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास करना बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कहता है कि जिस तरह से आप लोग गैस उत्सर्जन कर रहे हो हम आप पे प्रतिबंध लगा देंगे, आपको गैस उत्सर्जन कम करना पड़ेगा। लेकिन भारत इसका विरोध करता है और यहाँ पे प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की भी बात यहाँ पे सामने आती है। तो पर्यावरण के मामले में भारत का क्या पक्ष है कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम कुछ चीजों को एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, कंप्लीट है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई ये चीज। अगर आपको अभी तक का जो मैंने यहाँ पे वीडियो में समझाया है वो अगर समझ में आया हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा, शेयर जरूर कीजिए। अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा है? पर्यावरण में समस्याएं, उससे संबंधित निदान, साझी संपदा के संबंध में अलग अलग जिम्मेदारियां और पर्यावरण का उस पर भारत का इस पर क्या पक्ष। अब यहाँ पे अगला टॉपिक ये आता है कि पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे आंदोलन यहाँ पे हुए हैं। ठीक है, अभी तक तो हमने ये देख लिया समस्याएं और निदान, लेकिन समस्याओं के संबंध में आंदोलन क्या क्या देखो। तो पूरे विश्व में पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन है इन्हें अधिक जीवंत, विविधतापूर्ण, ताकतवर सामाजिक आंदोलन माना जाता है। यानी कि पर्यावरण आंदोलन को सबसे ज्यादा ताकतवर, बहुत सारे जिसमें लोग सम्मिलित होते हैं, अत्यधिक जीवंत माना जाता है। और ये किसके द्वारा चलाए जाते थे? ऐसे लोग जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, सचेत हो, जो पर्यावरण को हानि से बचाना चाहते हो, उन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के लिए आंदोलन चलाए, जो कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों ही स्तर पर होते हैं। इस संबंध में कि कौन कौन से आंदोलन चलाए गए हैं, इसमें सबसे पहले आंदोलन आता है वन आंदोलन। बेसिकली वनों की कटाई से संबंधित है। तो दक्षिणी देशों जैसे कि मैक्सिको, चिले, ब्राजील, मलेशिया, इंडोनेशिया, महादेशिया, अफ्रीका, भारत, यहाँ पर वनों की कटाई को रोकते हुए वनों को संरक्षण करने के लिए वन आंदोलन चलाए गए थे ताकि वनों की कटाई को रोका जा सके। तो आंदोलन किसके द्वारा चलाए जाते हैं? जो कि पर्यावरण के प्रति जागरूक हो, सचेत हो, उसे
बचाना चाहते हो, हानि से बचाना चाहते हो। अब इस संबंध में सबसे पहले वन आंदोलन चले, जो कि मैक्सिको, चिले, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, भारत ऐसे देशों में चलाए। दूसरे प्रकार के यहाँ पे आंदोलन आ जाते हैं खनिज उद्योग आंदोलन, यानी कि खनिज से संबंधित होंगे। खनिज क्या होते हैं? ये धरती के अंदर भीतर जो मौजूद संसाधन होते हैं उनको बाहर निकालता है। खनिज उद्योग क्या होते हैं? पृथ्वी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण मौजूद जो संसाधन होते हैं उनको बाहर निकालते हैं, लोहा, तांबा, स्टील, इन सभी को। जिसमें क्या होता है? भरपूर मात्रा में रसायनों का उपयोग होता है, यानी कि जो मिट्टी को, लोगों को नुकसान पहुंचाए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, ऐसे रसायनों का उपयोग होता है। इन रसायनों की वजह से भूमि और जलमार्ग, या फिर जल भी कह सकते हो, दोनों ही बहुत भारी मात्रा में प्रदूषित हो जाते हैं। स्थानीय वनस्पति खराब हो जाती है, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा समुदायों को विस्थापित होना पड़ता है। इन सभी की वजह से खनिज उद्योगों के विरोध में आंदोलन होता है। क्यों आंदोलन होता है खनिज उद्योग? खनिज के लिए खनिज उद्योग आंदोलन क्यों होते हैं? क्योंकि ये अधिकतर रसायनों का उपयोग करते हैं, जिससे भूमि बहुत ज्यादा प्रदूषित होती है, जलमार्ग प्रदूषित हो जाते हैं, जल प्रदूषित होता है, स्थानीय वनस्पतियां खत्म होने लगती हैं, लोगों को वहां से हटाया जाता है, उनका पुनर्स्थापित भी नहीं किया जाता है। इसीलिए लोग जो है इनके खिलाफ आंदोलन करते हैं। उदाहरण दिया गया है यहाँ पे फिलीपींस का। बेसिकली फिलीपींस में कई समूह और संगठनों ने एक साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसका नाम था वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, खनिज उद्योग से संबंधित फिलीपींस में एक कंपनी थी वेस्टर्न माइनिंग कॉर्पोरेशन, इसके खिलाफ अभियान चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि ये लोग परमाणु शक्ति का यहाँ पे अभियान चला रहे थे, अर्थात परमाणु शक्ति एवं ऐसे अन्य रसायनों का उपयोग कर रहे थे, जिससे कि पृथ्वी की सतह जो, यानी कि धरती, वायुमंडल, दोनों को ही नुकसान पहुंच रहा था। इसीलिए कई समूह संगठनों ने एक साथ मिलकर इस कंपनी के खिलाफ आंदोलन किया, और ये सफल हुआ या नहीं हुआ इस संबंध में आपकी किताब में कुछ दे रही। तो खनिज आंदोलन क्या है, क्यों किए जाते हैं? एक इसका उदाहरण फिलीपींस। अगला देखते हैं आंदोलन। अगला है बड़े बांधों के खिलाफ, यानी कि नदी पर जो बड़े बड़े डैम बना दिए जाते हैं, बांध बना दिए जाते हैं, उस संबंध। आखिर ये आंदोलन क्यों चलाए जाते हैं? ये इसलिए चलाए जाते हैं ताकि नदियों को और घाटियों को बचाया जा सके, यानी कि नदियां जो हैं उन्हें बचाया जा सके, छोटे छोटे गांवों तक पहुंचाया जा सके जहां पे पानी की कमी है, सिंचाई की कमी है। विश्व का सबसे पहला बड़ा और बांध विरोधी आंदोलन कहाँ चला है? दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि जो विकासशील देश है, 1980 के दशक की शुरुआत में और इसके मध्य में भी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक आंदोलन चला था फ्रैंकलिन नदी पर, इसके पर्वतीय वनों को बचाने के लिए, अर्थात फ्रैंकलिन नदी पर जो डैम बनाया गया, इसकी वजह से उसके आसपास के वन जो थे उनको काफी नुकसान पहुंच रहा था। इसीलिए उन वनों को बचाने के लिए इस डैम के संबंध में फ्रैंकलिन नदी पर आंदोलन चलाया। उसके पश्चात दक्षिणी गोलार्ध के देशों में तुर्की हो गया, तुर्की से लेकर थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका तक, इंडोनेशिया से चीन तक बड़े बड़े बांधों के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन चलाए गए। भारत में भी एक जो बांध विरोधी आंदोलन है वो चलाया गया, जिसे हम नदी हितैषी आंदोलन कह सकते हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, तो बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन क्यों चलाए जाते हैं? ताकि नदियों और घाटियों को बचाया जा सके। सबसे पहला विश्व का और सबसे बड़ा आंदोलन दक्षिण गोलार्ध में 1980 के दशक में चलाया गया। ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन नदी पर वनों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया। दक्षिणी गोलार्ध में तुर्की, थाईलैंड, अफ्रीका ऐसे बहुत सारे देशों में आंदोलन चलाए गए। भारत में सबसे बड़ा जो सबसे पहला बांध विरोधी और नदी हितैषी नदी को बचाने के लिए जो आंदोलन चलाएगा वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो आपको समझ में आ गया किस किस तरह के आंदोलन है? सबसे पहले वन आंदोलन हमने समझा, दूसरा हमने समझा खनिज उद्योग आंदोलन, ठीक है, तीसरा हमने समझा जो बड़े बांधों के खिलाफ आंदोलन होते हैं इसके संबंध। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा अगला टॉपिक, संसाधनों की भू राजनीति। इसका क्या अर्थ है? तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले एक प्रश्न पूछा जाता है, किसे, कब, क्या
और कहाँ और कैसे हासिल होते, अर्थात संसाधन किसे, कब, कहाँ और क्या और कैसे हासिल होते इस समय। बेसिकली यहाँ पे परिभाषा दी गई, विभिन्न देशों के पास, अलग अलग देशों के पास अलग अलग प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, जिसको लेकर अतीत में और वर्तमान में झगड़े होते रहते, चाहे वो पेट्रोलियम को लेकर हो, तेल को लेकर हो, हथियारों को लेकर हो, इस तरीके के। अब यहाँ पे विभिन्न संसाधन हैं कौन कौन से किस देश के पास। तो उदाहरण, किसी देश के पास खनिज संसाधन है, किसी देश के पास तेल संसाधन है, किसी के पास इमारती लकड़ी है, किसी के पास नदी, पहाड़, चट्टान ऐसे बड़े बड़े संसाधन हैं, किसी के पास अन्य प्रकार के वृक्ष हैं और विचित्र प्रकार के वनस्पतियां हैं, विचित्र प्रकार के जानवर हैं और कई प्रकार का एक स्वच्छ पानी भी है, इस तरीके के। तो अलग अलग देशों के पास जो विभिन्न संसाधन हैं, इनको लेकर हमेशा से ही वाद विवाद, झगड़े होते रहते हैं। जैसे यूरोप जो था, इसने अपने ताकत को और ज्यादा विकसित करने के लिए अपने उपनिवेश बनाए। विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और इसका मकसद था संसाधन, अर्थात यूरोप जो था, इसने अपना विश्वव्यापी प्रसार क्यों किया, अपने आप को विभिन्न देशों तक क्यों फैलाया, ताकि वो संसाधनों का दोहन कर सके, उनका उपयोग कर सके। समुद्री नौवाहन यानी कि समुद्र से संबंधित जो वाहन होते हैं, नौवाहन होते हैं, वो बेसिकली इमारती लकड़ियों पर आधारित होते हैं, इसीलिए यहाँ पे इमारती लकड़ियों की महत्वता बढ़ जाती है। फिर यहाँ पे प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधन, तेल, इन सभी की बहुत ही ज्यादा महत्वता रही थी। बेसिकली संसाधनों की जो भू राजनीति है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि विभिन्न देशों के पास विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं, जैसे किसी के पास खनिज है, तेल है, इमारती लकड़ी है, लकड़ी है, नदी, पहाड़, चट्टान, वृक्ष, वनस्पति, जानवर, ठीक है। यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन क्या है, संसाधन, यानी कि यूरोप के लोगों ने अपने आप को क्यों विभिन्न देशों पर फैलाया, ताकि वो संसाधनों का दोहन कर सके। इमारती लकड़ों के लिए नौवाहन काफी अहम है। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो हथियार हैं और तेल है, इन सभी का काफी अहम उपयोग हुआ है। तो ये सभी विभिन्न संसाधन। अब यहाँ पे कुछ झगड़े और कुछ निपटारों को समझो। तो देखो, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम पर नियंत्रण बनाने के लिए हर एक व्यक्ति का, हर एक देश का अपना अपना यहाँ पे नजरिया रहा है। अब यहाँ पे आ जाता है संसाधन तेल। तो पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम पर, जो कि बेसिकली किस चीज में उपयोग किया जाता है, खनन उद्योगों में भी, गाड़ियों में भी, विभिन्न मशीनों को चलाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसलिए विभिन्न देश इस पर अपना निजी एकाधिकार बनाना चाहते हैं। इस संबंध में तेल संसाधन का यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्णन देखते हैं। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधन और जो तेल है, इसका बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपूर्ति की गई थी। खाड़ी देशों में मौजूदा तेल दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के देशों में मौजूद खनिज पर विकसित देशों का नियंत्रण बनाने का प्रयास है। अर्थात हमें पता है कि खाड़ी पार के देश जैसे कि दुबई और भी कई देश हैं, इन देशों में, दुबई हो गया, रशिया हो गया, इन देशों में तेल जो है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है। साथ ही साथ दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है। तो इन संसाधनों पर जो ऑलरेडी विकसित देश हैं, उनकी नजर गड़ी हुई है। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। फिर दूसरे स्थान पर इराक आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन, ये सभी और भारत, तेल की इनमें बहुत ज्यादा खपत होती है, इसलिए ये क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। लेकिन जो विकसित देश हैं, अमेरिका, यूरोप, चीन, ये क्या कर रहे हैं कि यहां पर अपना निजी एकाधिकार बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगला यहां पे आ जाता है, एक सेकेंड। तो संसाधन तेल, इसके बारे में आप क्या समझ गए कि किस तरह से जब प्रथम वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इस दौरान तेल भी बहुत अहम था आयात निर्यात के लिए, आपूर्ति के लिए। खाड़ी पार के देश, दक्षिण पश्चिमी एशिया के देश, यहाँ पे तेल, खनिज ये बहुत ज्यादा है। इस पर बहुत सारे जो विकसित देश हैं, उनकी नजर टिकी हुई है।
अब तेल की खपत करने में अमेरिका, यूरोप, जापान, चीन, भारत ये अहम है और ये इसको व्यापार के तौर से प्राप्त करते हैं। फिर आ जाता है पानी। तो विश्व हर क्षेत्र में स्वच्छ जल एक समान मात्रा में मौजूद नहीं, अर्थात हर जगह पे पेयजल जो है वो एक जैसी मात्रा में नहीं है। कहीं कहीं पर स्वच्छ जल मौजूद ही नहीं है। अभी हमने एक डाटा भी देखा था 2016 में, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, नहीं इंडेक्स तो नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट, हाँ मानव विकास की जो रिपोर्ट आई थी 2016 की, उसमें क्या किया गया था, विकासशील देशों की लगभग 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ पेयजल नहीं मिलता है, जिसकी वजह से सालाना लगभग 30 लाख जो बच्चे हैं उनकी स्वच्छ पेयजल ना पीने की वजह से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो पानी एक बहुत अहम संसाधन है व्यक्ति के जीवन जीने के लिए, जो कि हर जगह पर एक सही मात्रा में मौजूद नहीं है। जो विद्वान है, कुछ राजनीतिक विद्वानों ने ये कहा है कि आने वाला जो तीसरा विश्व युद्ध है वो किसी हथियार को, किसी राजनीति को लेकर नहीं होगा। तीसरा विश्व युद्ध होगा, जल युद्ध होगा, अर्थात तीसरा विश्व युद्ध स्वच्छ पेयजल को लेकर होने वाला है। ये एक प्रेडिक्शन है जो कि पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ प्रेडिक्शनरियों ने की है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर पानी के संबंध में होने वाला है, जल युद्ध जिसे। अब देखो जल के संबंध में एक नदी का यहाँ पे क्या है, तो एक नदी की जलधारा उस देश के लिए अहम होती है। क्यों अहम होती है भाई? क्योंकि उस नदी से उस देश में सिंचाई की जाती है, जिससे फसल अच्छी होती है और उत्पादन बढ़ता है, व्यापार होता है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, बिजली बनाई जाती है, पावर पहुंचती है, उद्योग बनते हैं, अर्थव्यवस्था मौजूद होती है, अन्य कार्य यहाँ से किए जाते हैं। लेकिन जब ये मोड़कर दूसरी जगह ले जाई जाएगी तो वो देश पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए विभिन्न देश क्या करते हैं कि नदी की जलधारा को या तो काट लेते हैं या तो उसे मोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अन्य जगह पे सूखा पड़ जाता है और फिर विवाद हो जाते हैं, इवन युद्ध भी हो जाते हैं। इसीलिए आने वाले टाइम पे स्वच्छ पेयजल को लेकर तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा, जिसे हम जल युद्ध कहेंगे, ऐसा राजनीतिक विद्वानों का कहना है। इसी बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने, उनकी सुरक्षा के लिए हिंसक झड़पें होती हैं, अर्थात स्वच्छ जल के लिए जो भी संसाधन उनके पास प्राप्त होते हैं, किसी देश के पास है, किसी देश के पास नहीं है, तो ये क्या करते हैं, आपस में लड़ झगड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए 1950 और 1960 के दशक में इजराइल, सीरिया, जॉर्डन, इनके बीच में संघर्ष हुआ था। इनमें प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुख नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश की। अब देखो ये जो नदी जलधारा का महत्व है, इसी संबंध में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है इजराइल, सीरिया और जॉर्डन के बीच युद्ध का, संघर्ष का। कैसा? इन सभी ने जॉर्डन और यामुक जो नदी है इसकी धारा को अपने अपने देशों में मोड़ना चाहते थे ताकि वो अपना कार्य आसानी से कर सकें, लेकिन इन तीनों के बीच में विवाद हुआ और फिर यहाँ पे झगड़े हो गए। तो पानी भी एक बहुत ही बड़ा संसाधन है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। क्या बहुत से देशों के बीच नदियों का साझा है और उनके बीच सैन्य संघर्ष होता है। अर्थात देखो बहुत से देश तो ऐसे हैं जिनके बीच में क्या है कि जलधारा को लेकर विवाद तो है, लेकिन वो क्या कहते हैं, आपस में समझौता कर लेते हैं, इतना पानी तुम ले, इतना पानी हम लेंगे और आगे विवाद नहीं करेंगे। जैसे कि भारत और पाकिस्तान, तो आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी, तिस्ता नदी, इन सभी ऐसी और भी नदियां हैं, इन सभी नदियों को लेकर विवाद बना रहे। तो भू संसाधनों की राजनीति के संबंध में आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। सबसे पहले ये होती क्या है, उसके पश्चात विभिन्न संसाधन कौन कौन से होते हैं, किसके देश के पास कौन कौन सा है, फिर संसाधन जैसे कि तेल हो गया, इसको संबंध में क्या यहाँ पे राजनीति की जा सकती है, और उसके बाद पानी के संबंध में क्या राजनीति यहाँ पे सामने आती है। अगले टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है मूल निवासियों के संबंध में, आखिरी टॉपिक है हमारा, यानी कि आने वाले 10 मिनट के अंदर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो टोटल 1 घंटे की आपकी इस वीडियो में आपको पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। मूल निवासियों के अधिकार, तो बेसिकली सबसे पहले एक परिभाषा आपको समझनी होगी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में
इन मूल निवासियों के लिए एक परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? उन्होंने परिभाषा दी, मूल निवासियों को ऐसे लोगों का वंशज माना जाता है जो किसी मौजूदा स्थान, मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते हों। अर्थात मान लेते हैं ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ये इंडिया का एरिया है मान लिया हम, ठीक है। एक सेकंड, राइटिंग तो अच्छी बना यार। हाँ, ये अब इस ए एरिया पर ये जो लोग रहते हैं, ये बहुत ही देशों, बहुत ही सालों से रहते आते हैं, इनके पूर्वज भी यहीं पे रहे। अब यहाँ पे क्या होता है कि अन्य देश के या फिर अन्य संस्कृति, अन्य जातीय मूल के लोग यहाँ पे आके बसने लगते हैं और ये जो पर्टिकुलर रहते थे इनको क्या करते हैं, अपना गुलाम बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों को जो गुलाम बनते हैं उनको कहा गया है मूल निवासी। आगे इनका जीवन कैसा होता है? तो किसी भी देश के मूल निवासी आज भी देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज, खास सामाजिक और आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन पसंद। अर्थात देखो, कई लोग तो क्या है कि समय के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं, जो भी पर्यावरण के संबंध में हो या विकास के संबंध में हो, अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन ये जो मूल निवासी होते हैं ना, ये अपनी जो अतीत से चली आ रही परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज, सामाजिक रिवाज, आर्थिक ढर्रा, आर्थिक स्थिति, आर्थिक कार्य, उन सभी को ही अपनाते हैं। अर्थात एक तरीके से आधुनिक विचारों से परिपूर्ण नहीं होते हैं, आधुनिक विचारों से अछूते रहते हैं। ये देखिए जीवन शैली। मूल निवासियों के बहुत से स्थान है, जैसे कि मध्य और दक्षिण अफ्रीका है, जैसा कि हमें पता है। सॉरी, हाँ, मध्य और दक्षिण अमेरिका है, फिर अफ्रीका। आपने एक 11th में चैप्टर पढ़ा होगा समय की शुरुआत से। तो जो आदि मानव आए थे वो सर्वप्रथम कहाँ आए थे? अफ्रीका में, इसीलिए उसे मानवों के उद्भव का एक महाद्वीप कहा जाता है, ऐसा भी है। और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? मानव जाति की सभ्यता का पालना तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम एशिया में ही जो सभ्य मानव थे वो पधारे थे, यानी कि वो सभ्य हुए थे एक तरह से। तो इसीलिए बहुत से ऐसे मूल निवासियों के निशान है, जैसे कि मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया। इन्हीं मूल निवासियों को भारत में आदिवासी या फिर जनजाति भी कहा जाता है, जिन्हें भारत के संविधान में संरक्षण भी दिया गया। बेसिकली अधिकारों से संबंध में सबसे पहले इसकी परिभाषा समझी हमने, इनकी जीवन शैली समझी और इनके कुछ निवास स्थान हमने यहाँ पे समझे। उसके पश्चात कुछ आंकड़े इनके लिए निकल के आते हैं, जैसे कि विश्व में लगभग 30 करोड़ मूल निवासी रहते हैं। मतलब कि 30 करोड़ आबादी ऐसी है जो यहाँ पे मूल निवासी बनकर रहने के लिए मजबूर है। जैसे कि मजबूर नहीं, वो तो अपनी मर्जी से रहते हैं। जैसे कि फिलीपींस में 20 लाख, चिले में मापुशी नामक 10 लाख, बांग्लादेश के चटगांव में आदिवासी रहते हैं 6 लाख, उत्तरी अमेरिका में 3,50,000 रहते हैं, उत्तरी सोवियत में 10 लाख। इस तरीके से कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि फिलीपींस में लगभग 20 लाख के आसपास ये जो मूल निवासी ये रहते हैं। चिले में उन आदिवासियों का नाम दिया गया मापुचे, इस नाम के आदिवासी रहते हैं लगभग 10 लाख। बांग्लादेश के चटगांव में लगभग 6 लाख आदिवासी रहते हैं, ऐसे एग्जाम्पल। तो इनकी परिभाषा, इनकी जीवन, इनका स्थान और कुछ आंकड़े ये डिस्कस कर लिए। मूल निवासियों के संबंध में इनके यहाँ पे क्या समस्याएं निकल के सामने? तो विश्व बरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए अर्थात समानता के लिए संघर्ष, यानी कि इनकी समस्याएं क्या है? सबसे पहली और बड़ी समस्या ये है कि हालांकि हम मूल निवासी हैं, लेकिन हमें भी जो वर्तमान में अन्य लोग रहते हैं उसमें उनके अकॉर्डिंग ही हमें भी अधिकार मिलने चाहिए, हमें भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए उनके अनुसार। विकास के लिए संघर्ष, यानी कि जो सरकारें इस बात को कहकर कि हम विकास कर रहे हैं, आपको पुनर्स्थापित किया जाएगा और जंगल को काट देते हैं, तो उन्हें दोबारा से पुनर्स्थापित नहीं किया जाता। तो ये अपने विकास के लिए संघर्ष करते हैं, समानता के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक है। मूल निवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहते हैं। अर्थात एक मूल निवासी कौम, जैसे कि अन्य अन्य जो प्रजातियां हैं,
मानव की जो जातियां हैं वो अपने लिए संस्थाएं बनाती हैं, अपने लोगों को एकत्र करती है, मजबूत करती है। ऐसे मूल निवासी भी चाहते हैं कि वो अपनी कौम के यानी कि अपने ही क्षेत्र के अपने जो मूल निवासी भाई हैं इनको एकत्र करके एक स्वतंत्र पहचान वाला समुदाय बनाया जाए और सरकार के द्वारा इन्हें मान्यता प्रदान की जाए। अपने मूल व्यवस्थान पर हक की दावेदारी अर्थात वो वर्तमान में जिस स्थान पर रहते हैं, जहाँ जंगल हो चाहे खेत वगैरह जहाँ पे भी रहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ पर पूर्ण रूप से हमारा हक हो जाए ताकि सरकार कभी भी हमें यहाँ से हटा ना सके और वो हमारी जीवनचर्या में इंटरफेस ना करें। ठीक है, क्योंकि इनका मानना ये है कि हम और हमारे पूर्वज अनंत काल से यहाँ पे रहते आए हैं, इसकी रक्षा करते आए हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे हक है और सरकार को ये हक उन्हें दे देना चाहिए। यही इनके अधिकार हैं, यही इनकी समस्याएं हैं। इनके लिए भूमि की हानि अर्थात भूमि का खत्म होना, भूमि को नुकसान पहुंचना, इनके लिए इनका अर्थ ये होता है इनके आर्थिक संसाधन खत्म हो जाना अर्थात वनों की कटाई पर रोक एवं संघर्ष। यानी कि ये लोग वनों की कटाई एवं रोक पर संघर्ष करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें विकास के नाम पे उन्हें हटा दिया जाता है, फिर दोबारा पुनर्स्थापित नहीं किया जाता है एवं इनके लिए इनके जीवनचर्या का, खान पीन का, आर्थिक स्थिति का जो साधन होता है वो ये जंगल ही होते हैं, वन ही होते हैं। जब उनको ही हटा दोगे तो ये जिएंगे कैसे? तो ये वनों की कटाई पर रोक के लिए इनका संघर्ष है। इसके लिए समाधान किया क्या जाए? तो समाधान के लिए बेसिकली संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे पहले 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल यानी कि विश्व मूल निवासियों के लिए एक काउंसिल बनाई। ठीक है, इसका गठन किया। इस परिषद को परामर्शदर्शी परिषद का दर्जा दिया गया। किसके लिए? मूल निवासियों के लिए। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकारों से संबंध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी दर्जा दिया गया ताकि वो मूल निवासियों की समस्याओं का समाधान कर सके, उनकी समस्या को सुन। तो बेसिकली मूल निवासियों की समस्या क्या है? ये समानता के लिए संघर्ष करते हैं। जब इन्हें हटा दिया जाता है तो ये इन्हें पुनर्स्थापित नहीं किया जाता है। ये अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं। जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे अपना ये निजी स्वामित्व चाहते हैं ताकि वो उसका संरक्षण करते रहें। ये इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अनंत काल से वहां तक रहते आए हैं। ये वनों की कटाई पर रोक एवं संघर्ष को अधिक यहाँ पे बात करते हैं। इसके समाधान के लिए यूएनओ के द्वारा 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन किया गया, जिसे परामर्शदर्शी परिषद कहा जाता है। ये मूल निवासियों की समस्याओं को सुनती है, उनका समाधान करती है एवं यहाँ पे 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों का गठन किया गया जो कि मूल निवासियों के संदर्भ में, उनके विकास के संदर्भ में कार्य करेगा। तो मूल निवासियों के संबंध में हमने क्या समझा? मूल निवासियों की परिभाषा, उनका जीवन, उनके रहने के स्थान कहाँ कहाँ पे हैं और कुछ आंकड़े। उसके पश्चात मूल निवासियों के यहाँ पे क्या क्या समस्याएं निकल के सामने आती हैं। तो सबसे पहले समानता के लिए संघर्ष, विकास के लिए संघर्ष, स्वतंत्र पहचान के लिए संघर्ष, अपने निजी स्वामित्व के लिए संघर्ष, भूमि के लिए हानि की संघर्ष। समाधान किस तरीके से किया जा सकता है? तो यूएनओ के द्वारा कुछ संगठन यहाँ पे बनाए गए। तो ये हो गया मूल निवासियों के समस्याओं के संदर्भ। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक आ जाता है भारत के संदर्भ में, भारत तथा मूल निवासी, इसके बारे में। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अभी कितना और बचा है। यस, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, यानी कि है तो मूल निवासी का ही, लेकिन मूल निवासी में भी भारत के संदर्भ में अगला यानी कि लास्ट है। तो देखो भारत के संदर्भ में, भारत में मूल निवासियों को बेसिकली अनुसूचित जनजाति या फिर आदिवासी कहते हैं। यानी कि भारत में जो मूल निवासी हैं या तो उन्हें आदिवासी कहते हैं या तो उन्हें अनुसूचित जनजाति कह देते हैं। ये कुल जनसंख्या का, भारत में जो जनसंख्या उसका 8%। यानी कि अगर हम बात करें, भारत में लगभग 135 करोड़ की आबादी है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं, तकरीबन 10 से 12 करोड़ के आसपास भारत में मूल निवासी मौजूद हैं, जिसे हम आदिवासी अनुसूचित जनजाति कहते हैं। अपवाद स्वरूप जैसे कि कुछ घुमंतु जनजातियां, अगर हम उनको छोड़ दें तो अधिकांश आदिवासी जनता को अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर रहना पड़ता है और भारत के द्वारा उन्हें प्रोत्साहन भी दिया जाता है। सदियों से लोग बेधड़क जितनी बन पड़े उतनी जमीन पर खेती करते हैं, लेकिन ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन कायम होने के
बाद से जनजातीय समुदायों का सामना बाहरी लोगों से होता है। उसके बाद हाँ, ये तो हमने खैर देख ही लिया है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन होता है, परामर्शदाता यानी स्वयंसेवी संगठन। कोई और टॉपिक है? नहीं है। अच्छा देखो, यहाँ पे भारत के संदर्भ में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहला क्या कहा जाता है? अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर आदिवासी कहा जाता है। लगभग 10 से 12 करोड़ की जनसंख्या भारत में मौजूद है, ठीक है। और ये आदिवासी अपने जीवन यापन के लिए खेतों पर निर्भर रहते हैं। सदियों से इनके लिए इनको चोट पहुंचाने के लिए बेधड़क खेतियां की जा रही हैं। अब भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, ये टॉपिक मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा नहीं है, बेसिकली भूल गया, मैं आपको बताता हूँ। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, विशेष प्रावधान किए गए ताकि उन्हें भी उतना ही दर्जा मिल सके जितना कि बाकी के लोगों को मिलता है, ठीक है। जैसा कि ब्रिटेन के शासन के पहले होता था कि उन्हें प्रताड़ित किया जाता, लेकिन वर्तमान में भारत में इन्हें एक तरीके से कह सकते हैं कि सम्मानित किया जाता है। बेसिकली उन्हें कुछ विशेष अधिकार दिए गए। तो मूल निवासियों के संदर्भ में ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो मूल निवासियों के संबंध में पहले अधिकार, जीवन परिभाषा, स्थान, आंकड़े, उसके बाद इनके क्या क्या यहाँ पे समस्याएं हैं, समाधान कैसे किया जाता है, भारत के संदर्भ में इसका क्या पक्ष है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो का आपको ये टॉपिक सारे समझ में आ गए। इस तरह से आज की हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पे होती है एंड, यानी कि वीडियो खत्म। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सभी के सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आए हों, तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करो और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर देना ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके कि जो हमारे द्वारा आपको समझाया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं। कोई डाउट आपका बचता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है। जैसे ही हमें समय मिलेगा आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया जाएगा। सिंपल सा आपको करना है ये है, लाइक शेयर दोस्तों के साथ जरूर करना शेयर इस वीडियो को। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।